हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि अभी इससे पहले फर्स्ट पार्ट जो कानपुर यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर फर्स्ट का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था, उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। आंसर की क्वेश्चन का आंसर देख रहे थे किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो इससे पहले एक जो है पार्ट इसका अपलोड हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है। एक तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो गई थी क्योंकि उसमें 54 क्वेश्चन, लगभग 54 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। 1 घंटे 14 मिनट लग गया था। और दूसरी बात, थोड़ा नेटवर्क या स्टोरेज प्रॉब्लम आ गई थी मुझको, इसलिए मैंने एक में नहीं शूट किया पूरा। तो इस कारण जो है मुझे 2 पार्ट में बनाना पड़ा। तो आगे के जो क्वेश्चन हैं आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। क्वेश्चन जो 55 क्वेश्चन था, 55वां 55, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इथाइलिन या इथाइन मोलिक्यूल आर रिस्पेक्टिवली। इसमें अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात की जाए, C2H2 ये क्या है, इथाइन, या इसको इथाइलिन भी बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर है इसका। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इन 3 बांड में जब 3 बांड होते हैं तो एक सिग्मा हमेशा रहता है। सिंगल बॉन्ड होगा तो भी सिग्मा है, अगर डबल होगा तो भी एक सिग्मा, ट्रिपल होगा तब भी एक सिग्मा, मतलब एक सिग्मा हर जगह है। तो ट्रिपल वाले में एक सिग्मा होता है और ये 2 क्या होते हैं, पाई होते हैं। तो 2 पाई 1 सिग्मा, मतलब यहाँ सिग्मा कितना है, 1, और ये सिग्मा और ये सिग्मा सिग्मा, तो 1 2 3 सिग्मा है। पूछा है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। तो पहले सिग्मा कितने हैं, 3, देखो 3 वाले ये 2 ऑप्शन है। फिर पाई कितने हैं, 2, तो 3 और 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, द माइनस आई इफेक्ट इज शो बाई, माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है। तो माइनस आई प्रभाव का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, ये कार्बन है, इससे कोई एक्स ग्रुप जुड़ा है, अगर ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है तो इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और अगर कोई कार्बन से एक्स ग्रुप जुड़ा है या वाई एक्स वाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, अगर ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है, और ये क्या कर रहा था, खींच रहा था, ये डोनेट कर रहा है, इधर दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ये जो प्रभाव है, इफेक्ट है, इसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो माइनस आई पूछा है, हम माइनस आई जो है CN भी दिखाता है, साइनाइड आयन, ये है नाइट्रेट आयन, ये भी दिखाता है, और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये भी, ये तीनों ग्रुप क्या दिखाते हैं, माइनस आई इफेक्ट। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है उपरयुक्त तो सभी द्वारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C26 की। इस तरह से लिखा C26, 6 क्या है हमारा, ये है N, और 2 क्या है R। तो इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आएगा 15, ठीक है, 15 इसका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 एंड log 3 इज इक्वल टू 0.4771 देन द वैल्यू ऑफ log 6 विल बी। log का मान लगभग 1 से 10 तक सबको पता होता है, 1 से 10 तक का, और 100 का, 1000 का, ये बहुत आसान होते हैं। और मेनली जो है 1 से 10 तक, 2 से 10 तक का ज़्यादातर यूज भी होता है। तो जो log 6 है इसका मान होता है 0.7781, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 मोलिक्यूल इज। SF4 मतलब सल्फर टेट्राफ्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है SF4, है ना, इस तरह से होगा।
और इसके ऊपर एक लोन पेयर भी होगा, क्योंकि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। 4 बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इस तरह क्या होता है, तो ये टेट्राहेड्रल नहीं है, होना चाहिए था इस तरह से टेट्राहेड्रल, एफ 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 और एफ। लेकिन क्यों नहीं है इस तरह से, क्योंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट है। जब लोन पेयर यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड को रिपेल करेगा दोनों को, तो थोड़ा सा ये बॉन्ड हट जाएंगे, नीचे की ओर बढ़ जाएंगे, इस तरह से सपाट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल ना होकर कैसा होता है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होता है। इसको बोलते हैं, ये पिरामिडल शेप में होता है। वो ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा है कि, ठीक है, तो हम इसको ही सही मान लेते हैं, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। थोड़ा सा डिस्टोर्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट किसका है, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, एक्स और वाई ग्रुप हैं, इसमें से मान लो वाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। ठीक है, इसी तरह से तो ऐसे दिखाते हैं डाइपोल मोमेंट। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उधर को करते हैं हेड, एरो का हेड, और इसकी टेल हो क्या बताती है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से तीर बताते हैं। इसमें जीरो पूछा है, तो पहले जो PCl5 है इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है P, Cl और ये एक Cl और एक ये Cl, PCl5 बन गया। कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, और नीचे भी इस तरह से जुड़े होंगे ऐसे। समझ में आया, एक नीचे का प्लेन होगा, एक ऊपर का प्लेन होगा। अब अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखना, हम इसको 2 स्ट्रक्चर में बना ले रहे हैं समझने के लिए। ऐसे बनाओ, ये है ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल, ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। ये ट्राइंगल बनना है एक, और एक ऊपर पिरामिड बनना है, एक नीचे पिरामिड बनना है। ठीक, तो ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल होता है, सॉरी। तो इसमें देखो, ये जो ट्राइंगल है, पहले इसका देखते हैं डाइपोल मोमेंट। जब ट्राइंगल है मतलब ये तीनों बराबर दूरी में होंगे। ये 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा, और ये भी 120 डिग्री होगा। ये इधर को लगाएगा, फास्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन, इधर को खींचेगा। 120 डिग्री पे जब 2 फोर्सेस लगती हैं, एक इधर लगा रहा होगा क्लोरीन, एक इधर खींच रहा होगा, बीच में एंगल है 120 डिग्री, तो इन दोनों के बराबर इसका रिजल्टेंट निकलेगा। दोनों में से किसी एक के बराबर बीच में रिजल्टेंट निकलेगा क्लोरीन। तो ये दोनों ना होकर ये कट जाएंगे, इसका रिजल्टेंट केवल क्लोरीन रहेगा बीच में। मतलब ये इधर क्लोरीन मान सकते हैं, एक इधर। तो जितना ये इधर खींचेगा उतना ये इधर खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं जो पिरामिडल शेप था ऊपर और नीचे। ट्राइगोनल में तो कितना आया, ट्रायंगुलर में 0 हो गया, और जो P के ऊपर नीचे था, देखो हम इसको तो निकाल ही लिए हैं, ये जो Cl थे इसका निकाल लिए, 0 आया है। इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, जो कि नष्ट कर देगा। ऊपर Cl नीचे Cl, ये ऊपर खींचा ये नीचे खींचा, ये भी एक दूसरे को 0 कर दिया। तो ओवरऑल जो PCl5 है, PCl5 जो है इसका जो डाइपोल मोमेंट है क्या होता है, 0 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इसको मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं, लेकिन जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो इस तरह से स्ट्रक्चर के थ्रू बना सकता है। अब मुझे आपको समझाना था, इतना टाइम लगा। मेरा कंसेप्ट क्लियर है तो मेरे लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता, देख के टिक कर देता। इसी तरह से जिसका कंसेप्ट क्लियर था उन्होंने 1 ही सेकंड में किया। HCl की बात करोगे तो H और Cl हाइड्रोजन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू क्लोरीन, तो इधर को खींच ले जाएगा, इसको डाइपोल मोमेंट होगा कुछ ना कुछ। NH3 में क्या होगा, ये है N और ये H3, इसके पास एक लोन पेयर है। जहाँ लोन पेयर आ जाए वहाँ 0 को भी नहीं होगा, नोट कर लो ये चीज़।
जहाँ भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा वहाँ कभी भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। NF3 ये है नाइट्रोजन और 3 फ्लोरीन लगे हैं ऊपर लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर आ गया मतलब ये कभी जीरो नहीं हो सकता, तो राइट आंसर आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61। इफ साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 माइनस √3/2 एंड cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 60 डिग्री। पूछा है cot 60 डिग्री, तो ये तो हम लोग 9th 10th से बराबर रटते आते हैं। क्या करते हैं? बराबर रटते आते हैं इसकी वैल्यू। तो cot 60 डिग्री की आप सबको पता होगा 1/√3 होती है, ठीक है, 1/√3। क्वेश्चन नंबर 62। इफ 6PR, ये 6 क्या है? n है, यहाँ पे लिखा है P के ऊपर लिखा है 6 और R इज इक्वल टू 720, ये क्या है? 6 और ये PR। देन व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी R की? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? तो ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। आप लोग कोशिश करिएगा हल करने की और आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन अ नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन है, किसी n या नाइट्रोजन परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश कितना होता है? तो इस पे जो है 3.9 होता है, लगभग 3.85 के अप्रोक्सीमेटली होता है। जो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट पूछा है ना, इसमें बहुत डिफरेंस भी होता है, कुछ में 7 भी होगा लेकिन आउटर मोस्ट में नहीं होगा वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। द फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इन एन ओजोन मोलिक्यूल इज। इस तरह से ओजोन का मोलिक्यूल होगा, ऐसे होता है ओजोन। यहाँ पे इसके पास कितने लोन पेयर होंगे? एक लोन पेयर होगा, एक होगा या नहीं होगा? और इसके पास 3 लोन पेयर होंगे और इसके पास 2 लोन पेयर होंगे। इसके पास देखो 1 2 3 2 5 ही इलेक्ट्रॉन दिखाए, क्योंकि ये जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा है, दोनों बॉन्ड इसके, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन के हैं। तो सेंट्रल मेटल ऑक्सीजन जो है, सेंट्रल ऑक्सीजन एटम, सॉरी मेटल नहीं, सेंट्रल ऑक्सीजन एटम जो है, इस पर फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो जब सेंट्रल मेटल आइटम का निकालेंगे तो इसके लोन पहले देखेंगे बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के जो एटम होता है इसमें बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है। माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर नहीं पूछा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 1 2 3, तो इसका मतलब 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे इंटू 6। अब देखो 2 1 कम 2, 3 दूना 6, 3 बचा, इज इक्वल टू 6 माइनस 2 कितना हुआ? 4 माइनस ये वाला माइनस, फिर 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इसको आप लोग सोल्व कर लेंगे, 1 आया। तो प्लस में है, माइनस में तो आया नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61। इफ साइन 60 इज इक्वल टू माइनस √3/2 एंड cos 60 1/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 60। सॉरी ये तो वही रिपीट होगा, क्वेश्चन 61 आगे देखते हैं।
हाँ, अगला क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन हो गए थे ना हमारे। 65 मैटलैब इज एन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर कोड या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। अगले वीडियो तक मैं आपको बता दूंगा। ये वैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है मैटलैब, ठीक है। अभी एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूँ, उसको कंफर्म नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ 7 बिट कंप्यूटर कोड। 7 बिट का कंप्यूटर कोड। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ASCII, ये जो BCD है ये 8 का होता है। कितना होता है? 8 बिट का होता है। और ये होता है 7 बिट कोड, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 विच ऑफ द फॉलोइंग सब सेल्स इज नॉट फाउंड। इनमें से कौन सी सब सेल फाउंड नहीं पाई जाती? 2D एग्जिस्ट ही नहीं करती। 2 में केवल यस और पी होते हैं, 3 में यस पी डी होते हैं, और 4 में यस पी डी और एफ होते हैं, और जो फर्स्ट सेल है इसमें केवल यस होते हैं, ठीक। तो सेकंड वाले में केवल यस और पी हैं, ये डी कहाँ से आ गया? ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नॉट फाउंड पूछा। क्वेश्चन नंबर 68 ये कंपाउंड दिया गया है, इसमें पूछा है द अबव मॉलिक्यूल शो। तो इसमें जियोमेट्रिकल और ऑर्बिटल दोनों प्रकार की आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाएगी। डबल बॉन्ड है मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी, और ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाएंगे आराम से, इसलिए कैसे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर। आप लोग स्ट्रक्चर बना के देखिएगा। इससे पहले वाला जो इसका पार्ट 1 है उसको देखिए, इस आधार पे और क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं ना, तो उसको मैंने समझाया, उसी के आधार पे इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 69 द एनेंशियोमर डिफर इन डियर। एनेंशियोमर जो होते हैं वो किस चीज़ में डिफर होते हैं? एनेंशियोमर क्या होता है? जो DL फॉर्म होते हैं। क्या होता है? D और L फॉर्म। मान लो जैसे कि ये COOH और H CH3 है, OHC COOH CH3 और H। ये क्या है? ये लैक्टिक एसिड है। ये है डी लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और ये है यल लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं। बीच में मिरर रखोगे तो देखो ये वाला जो है इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज है। ये शीशे में देखोगे इसका स्ट्रक्चर तो इस तरह से छपेगा उसमें आईने में, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं। जो एनेंशियोमर होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज समान होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज समान होती हैं, और जो मेल्टिंग पॉइंट है क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी ही है। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही आना चाहिए, केवल सेपरेट लिख दिए हैं। तो ये तीनों जो हैं दोनों की सेम होती है। जितने भी एनेंशियोमर होंगे इनके, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। सिर्फ डिफरेंस ये होता है डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। जो इन पे जब इन कंपाउंड पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डाला जाता है तो ये बिहेव अलग अलग दिखाते हैं। तो यही इनमें डिफरेंस है, ठीक है मैन। जब डी लैक्टिक एसिड पे डालोगे तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी और यल मीन्स होता है लियो रोटेटरी। हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्ती और इसको बोलते हैं वामावर्ती या वाम घूर्णक, दक्षिण घूर्णक और ये वाम घूर्णक। तो इस तरह से जब लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली जाएगी तो जो डी वाला है ये लाइट को दाईं साइड में रोटेट कर देगा, राइट में, और जो यल लैक्टिक एसिड है ये उसी लाइट को बाएं में लेफ्ट में रोटेट करेगा। तो इसमें डिफरेंस दिख रहा है ना, ये दूसरी ओर कर रहा है दूसरी ओर। बाकी सारी चीज़ें एनेंशियोमर की आपस में समान होती हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 70 मेलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड्स आर। जो मेलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड होते हैं
ये एक दूसरे के क्या होते हैं? मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड आर, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड एक दूसरे के क्या होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको बताएं, सी डबल बॉन्ड सी, COOH, COOH, H, ये है मैलिक एसिड। क्या है? मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है? जस्ट इसका एंटी होता है, ट्रांस, COOH, और यहाँ पे H और H। इसमें देखो OH, देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साइड में, हाइड्रोजन सेम साइड में है, तो ये कैसा हुआ? सिस फॉर्म। और इसमें देखो कार्बोक्सिलिक भी अपोजिट है और हाइड्रोजन भी अपोजिट है, तो ये कैसा हुआ? ट्रांस। तो ये सिस है, ट्रांस है, सिस ट्रांस आइसोमर है, सिस ट्रांस आइसोमर। इससे पहले वाला लेक्चर देखो, पार्ट 1, मैंने अच्छे से उसमें भी क्लियर करवाया है। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ही बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, EZDL सिस ट्रांस, सिन एंटी, ठीक है, RS, ये सारी नोमेनक्लेचर हैं। ठीक है, और फॉर्म्स हैं। तो ये जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को दिखाता है, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 71, हेटेरोलिटिक फ्यूजन ऑफ CBr बॉन्ड प्रोड्यूसेस। अगर कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है, इसमें हेटेरोलिटिक फ्यूजन किया जाए तो क्या होगा? देखो मैंने बताया था कल भी कि जो है ये X कंपाउंड है, जो इसमें होमोलिटिक जब फ्यूजन होगा तो जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं एक एक दोनों पे जाएगा और इससे बनेगा क्या? 2x फ्री रेडिकल। ठीक है, जब हेटेरोलिटिक की बात आती है तो हेटेरोलिटिक में क्या होता है? x y मान लो 2 हैं, x को वही कार्बन मान लो, y को तुम Br मान लो, सीधा एग्जाम्पल ले लो जिसमें दिया। इसमें क्या होता है? ब्रोमीन, इसमें एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक कम है। ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश करेगा, पूरा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इस पे आएगा माइनस चार्ज, इस पे आएगा प्लस चार्ज। तो इस तरह से ये हेटेरोलिटिक फ्यूजन है, क्योंकि दोनों पे समान नहीं आया। होमो मीन्स समान होता है, हेटेरो माने भिन्न, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ने ही खींच लिए। तो इस पर माइनस, इस पर प्लस आया, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? 2 फ्री रेडिकल। नहीं, फ्री रेडिकल तो होमोलिटिक में आएंगे। 2 कार्बोकेटायन नहीं, 2 कार्बेनायन नहीं, 1 कैटायन एंड 1 एनायन, ये सही है। एक कैटायन और एक एनायन, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, द शेप ऑफ मिथाइल कार्बोकेटायन CH3 प्लस H, ये है मिथाइल कार्बोकेटायन। तो मिथाइल कार्बोकेटायन जो होता है ये ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, त्रिकोणीय समतली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट फॉर्म H बॉन्ड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर? सॉरी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ही बनाते हैं। मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन के साथ में फोन, याद कर लो, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होना चाहिए। क्लोरीन नहीं बना पाता, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 74, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ किसकी लॉन्गेस्ट होगी? अब ये बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछा है, जिसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होना चाहिए।
इसमें सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर जिसका होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ये है O2 प्लस, इलेक्ट्रॉन कितने हैं वही वाला लगाओ। देखो 14 इलेक्ट्रॉन पे 3 बॉन्ड ऑर्डर, 15 पे 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5 और 18 पे 1, 19 पे 0.1, 0.05। ऐसे ही ऊपर क्या होगा, 13 के लिए 2.5, 12 के लिए 2, मतलब 14 रेफरेंस पॉइंट है। नीचे जाओ 0.5 घटेगा, ऊपर जाओगे 0.55 घटेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखो, ऑक्सीजन में 8 दूनी 16 होने चाहिए, एक प्लस लगा 15 होंगे, मतलब इसका 2.5 है। पहले वाले का 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। इसमें 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 हो गया इसका। 8 दूनी 16 एक 17, 1.5 हो गया। 8 दूनी 16, 2 18, मतलब 1, इसका 1 हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर देखो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है 1 है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, O2 2-। क्वेश्चन नंबर 75, द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स इन 3D ऑर्बिटल आर रिस्पेक्टिवली। रेडियल एंड एंगुलर नोड्स पूछा गया है। रेडियल और एंगुलर नोड क्या होगा इसमें, पहले रेडियल पूछा है फिर एंगुलर पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 और 2। जब इसमें रेडियल और एंगुलर निकालोगे, देखो एंगुलर क्या होता है, एंगुलर होता है यल, एंगुलर नोड इज इक्वल टू होता है यल। यल क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल संख्या है, ठीक है। एजीम्यूथल नंबर क्या होता है, 3D के लिए पूछा है, तो 3 क्या है, ये है n, 3 होता है n और ये d है। d के लिए यल का मान कितना होता है, यल का मान देखो, यस के लिए होता है 0, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2, तो यल कितना है 2, मतलब एंगुलर जो नोड है, एंगुलर नोड वो d के लिए 2 है, तो d के लिए कितना होगा 2, तो एंगुलर बाद में पूछा ना, एंगुलर 2 हो गया। अब रेडियल देखते हैं, रेडियल का फार्मूला होता है n माइनस यल माइनस 1। ऐसे देखिए, रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस यल माइनस 1। n कितना है यहाँ पे 3 दिया है ना, 3 n, तो यहाँ पे रखोगे 3 माइनस यल कितना था, यल कितना है d के लिए 2, 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 2 बचा 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है 76, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। इंट्रामोलिकुलर, देखो इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर होता है, जैसे ये CF है और ये CF है, ठीक है, तो इसमें डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा थोड़ा सा। फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, और इस पर भी H पॉजिटिव H निगेटिव होगा इस तरह से, तो इसमें कुछ अट्रैक्शन आएगा ना। ये बिटवीन 2 मोलिक्यूल हो रहा है, बिटवीन 2 मोलिक्यूल, एक ये मोलिक्यूल एक ये, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिक्यूलर। विद इन द मोलिक्यूल जब होगा एक ही मोलिक्यूल में, तब वो कैसा होगा इंटरामोलिकुलर। H2O में देखते हैं, देखो ये तो गलत हो गया, इसमें इंटरा नहीं है, इसमें इंटर है, 2 मोलिक्यूल में ना। ऐसे ही H2O में देखते हैं, H ऐसे दूसरा होगा हाइड्रोजन O और H, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्डिंग करेंगे ना, तो ये भी बिटवीन 2 मोलिक्यूल आ रहा है, मतलब ये भी कैसा है इंटर हो गया है, इंटरा नहीं है। अब बात करते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये है N डबल बॉन्ड OO, ये है बेंजीन। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऐसे देखो OH, ये है OH और ये है NO2, ये ऑर्थो पे लगा है NO2, और एक है पैरानाइट्रोफिनॉल, इस तरह देखो
ये OH है फिनोल। अब इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे क्या लगा है नाइट्रो, तो ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल और ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल में एक ही में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, लेकिन होगा का इतनी दूर ये जा सकते हैं, इतनी दूर इंट्रैक्शन थोड़ी ना काम करेगा। ये माइनस फॉर्म में हो, मान लो पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर लिया माइनस फॉर्म में हो, और यहाँ जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऐसे देखो ये ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच ले, इस पर हल्का डेल प्लस आ जाए, तो ये इंट्रैक्शन इतना मजबूत नहीं होगा, डिस्टेंस काफ़ी है कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। यहाँ देखो ये ऑक्सीजन है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक ही पास इसमें इंट्रैक्शन हो जाएगा, तो विद इन द मोलिक्यूल हो रहा है। क्या हो रहा है विद इन द मोलिक्यूल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम है, ऑर्थो पे नाइट्रो प्रेजेंट है, ये OH लगा, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये मेटा है, ऑर्थो है, इस तरह से, तो ये डिस्टेंस कम है, इस तरह से कर लेंगे। और इसमें जो है इसमें क्या होगा, इसमें इंटरा नहीं होगी, इंटर होगा। कैसे होगा, ऐसे एक फिनोल है और ये डबल बॉन्ड O और O, इसी तरह से जो दूसरा होगा, दूसरा पैरा नाइट्रोफिनोल OH और N डबल बॉन्ड O, तो इसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हो सकती है बिटवीन टू मॉलिक्यूल, इसमें डिस्टेंस कम है, लेकिन यहाँ पे एक ही में नहीं हो सकती। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जाएगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 77, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन प्रोपाइन मोलिक्यूल इज। प्रोपाइन क्या होगा, प्रोपाइन C ट्रिपल बॉन्ड CH3 और H, 1 2 3 कार्बन है ना, तो प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ये हो गया प्रोपाइन। इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, इसका क्या होगा sp और इसका भी sp, इसका होगा sp3, तो sp और sp3 दो टाइप का पाया जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, sp और sp3 दो टाइप का। हाइब्रिडाइजेशन अगर नहीं आता है तो आप लोग चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब करवाया हूँ, केमिकल बॉन्डिंग के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हूँ उसमें जाओ, पूरा कंसेप्ट के साथ बताया है मैंने। ठीक, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ C बॉन्ड लेंथ इज फाउंड इन, इसका राइट आंसर A हो जाएगा, क्योंकि जो C ठीक है, इस बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद में C डबल बॉन्ड C, फिर इसके बाद में C ट्रिपल बॉन्ड C, बॉन्ड लंबाई बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, एथेन फिर इथीन फिर इथाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनायंस हैज मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी। मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी अगर एनायन की बात की जाए, जिसका लार्ज साइज होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। द मोलिक्यूल विद ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल मतलब कुछ इस तरह से होना चाहिए, ये ट्राइगोनल हो गया, ट्राइगोनल, और ये कैसा होना चाहिए बाईपिरामिडल, ऐसे है, एक ये पिरामिड बने और एक ये पिरामिड बने, ये हो गया ट्राइंगल। देखो इसमें दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक ऐसे वाला है ट्रायंगल और एक ऊपर और नीचे से जो पिरामिड बनेगा ऐसे। समझ में आ रहा ना, विजुअलाइजेशन हो रहा होगा बढ़िया से। तो PCl5 है, कैसे PCl5 ये ट्रायंगोनल बन जाएगा और ऊपर और नीचे पिरामिड बन जाएंगे दो। बाकी आप किसी का भी बनाएंगे सही नहीं होगा, इस तरह से नहीं बन पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ वर्ड
एफर्ट कैन बी अरेंज्ड, 720 तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 82, अ सिंपल लूडोटिस जिसको पासा बोलते हैं, डाइस की बात की जा रही है, ठीक है। इज टॉस्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर इवन नंबर्स ऑन द अपर साइड, उसमें से इवन नंबर को के पढ़ने की कितनी प्रोबेबिलिटी। जब हम लोग लूडो खेलते हैं तो जो डाइस है, पासा है, उसमें जो इवन नंबर है उसके ऊपर पढ़ने की, ऊपर खुलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है। देखो 6 होते हैं उसमें, टोटल कितने होते हैं डाइस में, 6 साइड्स हैं, टोटल साइड है 6। जब 6 साइड हैं उसमें इवन नंबर कितने हैं, 2 4 6, सम संख्याएं 3 ही हैं। मतलब 6 साइड में से जब आप डाइस को फेंकेंगे तो उसमें से एक ही साइड ऊपर को खुलेगा, तो 6 साइड में से एक साइड आ रही है और इवन कितनी है, 3, तो 6 में से 3 बार इवन पढ़ने के चांस हैं, 6 में से 3 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/6, ठीक है। 3/6 प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आ जाए ऊपर। 6/3 जो है, 3/6 इसको हम काटेंगे तो काट के 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 1 पूछा है। आपको बताया था जब 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। एक एक जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो 0.55 घटता जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5 और 18 के लिए 1 होगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरह से इसमें देखो 8 दूनी 16 2 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, सी बॉन्ड एंगल इन प्रोपाइन इज, प्रोपाइन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसका एंगल, बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है इसके बीच का बॉन्ड एंगल। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर इज अ, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है क्या होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या ऑल ऑफ द अबव। तो ये ना तो इनपुट है ना आउटपुट डिवाइस है, ये एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है। मैग्नेटिक टेप, डीवीडी, पेन ड्राइव, ऑल ऑफ द अबव। यह राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। लास्ट वाला चौथा आपका सही आंसर है, क्योंकि मैग्नेटिक टेप, डीवीडी, पेन ड्राइव ये तीनों क्या हैं, कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है। एथिल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सिल्वर साइनाइड गिव्स, जब ये है एथिल ब्रोमाइड, ये एथिल ब्रोमाइड है, ठीक है। इसकी जब रिएक्शन हम करा रहे हैं ट्रीटमेंट विद सिल्वर साइनाइड प्लस AgCN, यह है सिल्वर साइनाइड, इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ से AgBr बन जाएगा। AgBr का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा ना, वाइट PPT मिलता है, प्रेसिपिटेट। AgBr प्लस CH3 CH2, ये जो CN बचा है ये इसमें जुड़ जाएगा, Br की जगह CN, तो एथिल साइनाइड मिलता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एथिल साइनाइड, ठीक। अगला क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन CH2 CH2 मॉलिक्यूल आर, इसमें किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है। आपको बताए थे जब पाई बॉन्ड की संख्या 0 होगी तो कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पाई की संख्या 1 होगी हाइब्रिडाइजेशन sp2, पाई की संख्या 2 होगी हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है। अब इसमें देखो इस कार्बन के पास पाई कितने हैं, 1 सिग्मा है, 1 पाई है,
मतलब पाई की संख्या, सिग्मा नहीं देखना, पाई की संख्या कितनी है 1, तो ये कैसा हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज। तो पहला कार्बन कैसा होना चाहिए sp2 sp2 sp2। देखो इसमें आ रहा है sp2 और इसमें आ रहा है, ये तो दूसरे इन दो में आ ही नहीं रहा है। अब अगला कार्बन ये है, इसमें देखो कितने पाई, ये सिग्मा ये पाई। अब इस कार्बन में इधर भी एक पाई एक इधर भी पाई, मतलब 2 पाई। 2 पाई के लिए क्या होगा sp। तो अब देखो सेकंड sp, इसमें लिखा है sp2 इन ऑल, ये भी गलत हो गया। सेकंड है sp, फर्स्ट sp2 सेकंड वाला sp। थर्ड वाले में भी क्या होगा, एक ही पाई बॉन्ड है ना, बाकी हाइड्रोजन सिग्मा से जुड़ा होगा, तो इसके पास भी sp2 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज। इथेन का कन्फॉर्मेशन बहुत पूछता है, तो जो इसकी स्टेगर्ड फॉर्म होता है, इस स्टेगर्ड फॉर्म ये मोर स्टेबल होता है, ठीक, मोस्ट स्टेबल, सांतरित रूप बोलते हैं स्टेगर्ड। गाउच फॉर्म जो होता है, गाउच फॉर्म ये भी गाउच भी बोल सकते हो। स्टेगर्ड फॉर्म सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, स्टेबल होता है, ठीक। इस तरह से हम लोग बनाते थे ना इथेन को, ऐसे ये होता है स्टेगर्ड फॉर्म, CH3H CH3H CH3H। इसमें दूर सबसे दूर प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा नहीं होता है, तो रिपल्सन ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है। द एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटीज़, प्रकाशिक सक्रियता के लिए आवश्यक शर्त क्या है। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है, इसके लिए कायरल कार्बन की ज़रूरत होती है। जब तक कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा मॉलिक्यूल में, तब तक वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम जरूरी है। कायरल कार्बन एटम क्या होता है, कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, X Y Z W, इस तरह से देख लो, चारों वैलेंसी अलग है। ऐसा नहीं है कि कार्बन पे इधर क्लोरीन लगा इधर क्लोरीन लगा, ऊपर CH3 लगा और नीचे H लगा, ये दोनों सेम हो गया ना, ये तो उल्टा है। यहाँ पर अगर Br लगा दोगे मतलब ये कायरल कार्बन हो गया। तो प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन ये जरूरी है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन्स इज। ये कार्बोकैटायन दिए हुए इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है। कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है हम हाइपर कंजुगेशन के थ्रू निकालते हैं, लेकिन हाइपर कंजुगेशन से भी ज़्यादा कौन स्ट्रॉन्ग होता है, रेजोनेंस। जहाँ रेजोनेंस हो रहा होगा वो मोस्ट स्टेबल होता है। अब देखो इसकी बात करो तो इसमें कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ये डबल बॉन्ड जाएगा यहाँ, ठीक। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो ऐसे बनेगा, CH2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ, और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला देखो, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ था अब वो इस पोजीशन पे आ गया, इस वाली पोजीशन पे यहाँ, और इस पे पॉजिटिव चार्ज जो था वो इसके वाले पे आ गया यहाँ। तो ये है इसका रेजोनेटिंग फॉर्म, मतलब इसमें रेजोनेंस हो सकता है, तो ये काफ़ी स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस। इसमें केवल हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, तो हाइपर कंजुगेशन बाद में आता है, पहले आता है कौन सा, रेजोनेंस। रेजोनेंस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसमें रेजोनेंस हो रहा है प्रायोरिटी पहली रेजोनेंस को दी जाती है। रेजोनेंस जो होता है इसको प्रायोरिटी फर्स्ट देते हैं, और जो हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन इसको प्रायोरिटी सेकंड होती है। तो पहला देखो ये जो वाई वाला है नेमिंग की गई है X Y Z, वाई वाला तो सबसे लास्ट में आएगा। ये लास्ट वाला जो है ये क्या है, इस तरह से फिनाइल बना हुआ है और CH2 प्लस। अब इसमें भी देखो इस तरह से बना लेते हैं बेंजीन को, इसमें भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें कई सारे बन जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि बेंजीन है ना काफ़ी एरोमेटिक होती है, तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत बनेंगे। तो मोस्ट स्टेबल होगा Z, सबसे ज़्यादा Z होगा, और उसके बाद में आएगा X, फिर लास्ट में आएगा
वाई, क्योंकि वाई में हाइपर कंजुगेशन है और इन दोनों में क्या है, रेजोनेंस है, और इसमें से भी जेड वाले में ज़्यादा रेजोनेंस है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द प्लस आई इफेक्ट इज शो बाई, तो CH3 मेथिल ग्रुप जो होता है प्लस आई प्रभाव दिखाता है, आप सबको पता ही होगा इसका काम क्या होता है। सी से जब ये कार्बन से CH3 जुड़ा होता है तो ये सीधा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए प्लस आई। क्वेश्चन नंबर 93, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम ऑफ अ कार्बोनाइन इज, कार्बोकैटायन इज, कार्ब धनायनों के धनावेशित कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ऐसे CH3 कार्ब धनायन है तो इसका जो बाह्य सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यह पूछा है, ठीक है, वैलेंस सेल में। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना अभी भी, इस तरह से देखो 3 हाइड्रोजन इससे लगे हुए हैं। जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज तो है, अलग बात है, एक हाइड्रोजन कम है इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके साथ में चला गया है। 3 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस सेल में। तो इस तरह से इसके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बैलेंस सेल में। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंटरमीडिएट इज रिएक्टिव, कौन सा इंटरमीडिएट रिएक्टिव होता है। जो कार्बोकैटायन होता है मोस्टली रिएक्टिव होता है, लेकिन फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन ये तीनों रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर मोस्ट पूछा होता तो कार्बोकैटायन होता, रिएक्टिव तो सभी इंटरमीडिएट है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफिलिक एजेंट, निम्न में से कौन एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो में न्यूक्लियस प्लस फिलिक में लवर, न्यूक्लियस का लवर, मतलब पॉजिटिव चार्ज के पास कौन जाएगा, इससे लव कौन करेगा, जिसके पास ऑलरेडी निगेटिव होगा या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी। तो OH माइनस दिख ही रहा है बाहर से माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल जैसे काम करेगा, नाभिक स्नेही होगा OH माइनस। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से कम है वो नाभिक के पास क्यों जाएगा, प्लस चार्ज पहले से ही है तो इसके पास क्यों जाएगा, इस पर प्लस प्लस दिखाया ही है। बात करें AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की तो जानते ही हो आप, कई बार इसका स्ट्रक्चर बताए हैं। AlCl3 1 2 3 बॉन्ड है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसलिए ये भी पॉजिटिव चार्ज के पास नहीं जाएगा, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, इसमें से हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट देखो कार्बन डाइऑक्साइड का तो 0 होता है, ऐसे होती है, एक ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा और ये इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो ये खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है कार्बन से, तो ये ज़्यादा खींचेगा ये भी खींचेगा, दोनों ओर सेम मोलिक्यूल है, बीच में देखो कार्बन है, इधर भी ऑक्सीजन खींच रहा है इधर भी ऑक्सीजन, तो खींचने की क्षमता बराबर होगी ना, तो ये जितना एक खींचेगा उतना एक खींचेगा, 0 हो जाएगा। BF3 की बात करते हैं, BF3 फिर से वही कंडीशन आ गई, 120 डिग्री होगा बॉन्ड एंगल, जब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा तो ये तो ऊपर फ्लोरीन खींचेगा, लेकिन इन दोनों के जो रिजल्टेंट होंगे वो किसी एक के परिमाण के बराबर बीच में आएगा सीधे, ठीक। तो ये दोनों कट जाएंगे, प्रभावहीन हो गए 120 डिग्री पे, दोनों जब 2 फोर्स से 120 डिग्री पे लगती हैं तो दोनों का जो रिजल्ट, दोनों में से किसी एक के परिमाण के बराबर उसका रिजल्टेंट होता है। तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला केवल इसमें प्रभाव दिखाएंगे, और वो भी ऊपर भी फ्लोरीन और नीचे भी फ्लोरीन है तो 0 कर देंगे। NH3 और NF3 इन दोनों में होगा प्रभाव, क्योंकि NH3 जो है वो इस तरह से होगा, NH3 ऊपर क्या है लोन पे है, और ये है NF3 और एक लोन पेयर, तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं इसमें डाइपोल मोमेंट है। पहली बात, जिस भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट होगा उसमें कितना भी इधर उधर से
मतलब मैनेज कर ले मॉलिक्यूल एक दूसरे को, लेकिन जीरो नहीं कर पाएंगे। अगर लोन पेयर है तो उसमें डायपोल मोमेंट जरूर होगा 100%। इसमें से भी फ्लोरीन वाले में ज़्यादा होता है, ठीक। फ्लोरीन वाले में फ्लोरीन नाइट्रोजन से ऐसे खींचेगा और ये भी इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इन दोनों का भी रिजल्टेंट बीच में आएगा, ठीक है। और ये जो है ये भी नीचे ही लगेगा नाइट्रोजन की ओर जो इलेक्ट्रॉन्स है, और इसमें इधर को लगाएगा और ये ऊपर ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन खींचेगा तो ये ऊपर से लगा रहा और ये तीनों ऊपर से नीचे और ये तीनों नीचे से ऊपर, तो इसमें कुछ प्रभाव कम करेंगे। लेकिन इसमें देखो फ्लोरीन भी नीचे खींच रहा और नाइट्रोजन भी ऊपर से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से नीचे खींच रहा, तो इसका रिजल्टेंट टोटल नीचे को आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये गलत है। इन दोनों में होगा डायपोल मोमेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा NF3 में होगा, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में होगा। क्वेश्चन नंबर 97। इन फ्री रेडिकल्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम कैरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज sp2 होता है। जो मान लो ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, तो जो मिथाइल फ्री रेडिकल है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते ही, क्योंकि देखो H और ये इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 कक्षक में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और जो लास्ट वाला है तो ये इस तरह से अकेला इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो ये अनपेयर्ड होता ही है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होता है, और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में। वैलेंस सेल जो होती है इसकी, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन्स इज। कार्बोधनाइनों के स्थायित्व का सही क्रम आपको बताया था मैंने। कार्बो कैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बोनाइन। कार्बोकैटायन में 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ऐसे ही फ्री रेडिकल में 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। कार्बोनाइन जो है ये उल्टा होता है, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, ठीक। तो कार्बोनाइन ही पूछा है, इसमें पूछा कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी। तो इसमें पहले प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। यही प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, टर्सरी मतलब 3 डिग्री, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो कार्बोनाइन होते हैं इनके स्थायित्व का क्रम प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। क्वेश्चन नंबर 99। द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जिसमें कायरल कार्बन होना चाहिए। कैसा? कायरल कार्बन होना, कायरल कार्बन हो, ठीक है। कायरल कार्बन हो और एक दूसरे पे वो सुपर इम्पोज ना हो, सुपर इम्पोज हो रही हो, और उनके बीच में एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो। ये सारी कंडीशन लगाओ के स्ट्रक्चर बना के तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 क्लोरोब्यूटेन। प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन आर। प्रोपेनल और प्रोपेनोन जो है ये क्या है एक दूसरे के? चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमेरिज्म, या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, या मेटामर्स है। तो आपको पता ही होगा प्रोपेनल मतलब एल्डिहाइड है, और प्रोपेन क्या है? प्रोपेनोन एक कीटोन है। ये क्या है? एल्डिहाइड। और ये क्या है? कीटोन। तो ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? एल्डिहाइड दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन दूसरा है। जैसे प्रोपेनल है, ये क्या है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये है एल्डिहाइड ग्रुप। क्या है? एल्डिहाइड। ये प्रोपेनल का स्ट्रक्चर है, प्रोपेनल। और प्रोपेनोन अगर बनाए तो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, जो एसीटोन होता है उसी को बोलते हैं प्रोपेनोन।
प्रोपेनोन या एसीटोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, कीटोन ग्रुप है, कीटोन। अब देखो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या है C3H6O, यही है ना फार्मूला मॉलिक्यूलर। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है तो उसको बोलते हैं आइसोमेरियम। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये है एल्डिहाइड ग्रुप और ये है कीटोन ग्रुप, तो मतलब फंक्शनल ग्रुप में चेंज आ रहा है। तो ये किस तरह के होंगे आइसोमेरिज्म शो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो ये था क्वेश्चन कानपुर यूनिवर्सिटी का, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कवर करवाई थी, तो टोटल वहीं से आए हैं लगभग, ठीक है। तो हमारा और आपका प्यारा सा चैनल BSc वर्ल्ड अमर सिंह, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी आंसर की मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय।